नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम क्या होता है या प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होती है, किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम या प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होती है। इन्वर्स मैट्रिक्स, मान लीजिए यदि ए कोई मैट्रिक्स है, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक वर्गाकार मैट्रिक्स है, वर्गाकार ही होनी चाहिए बेटा, वर्गाकार होने का मतलब है जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ है। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए समान क्रम की उसी आकार की जिस आकार की ए है उसी आकार की मैट्रिक्स बी का अस्तित्व है। अगर एक मैट्रिक्स आपको बी और मिल जाती है, बी का अस्तित्व है कि आपको जो ए मैट्रिक्स है, आपकी जो भी ए मैट्रिक्स है और उसके लिए आपको एक बी मैट्रिक्स और मिल जाती है, ऐसी मिल जाती है कि आपने ए को बी से गुणा किया या बी को ए से गुणा किया तो आपको आई मिल गया, इकाई मैट्रिक्स मिल गई। आपने ए को बी से गुणा किया चाहे बी को ए से गुणा किया, तो जब भी आपने इस ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से गुणा किया तो आपको आई मिला, चाहे आपने ए गुणा बी किया हो चाहे बी गुणा ए किया हो। तो जो बी मैट्रिक्स है वो ए की प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाती है। तो बी ए की प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाती है या इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है। तो प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या हुई? वो मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स को गुणा करके इकाई मैट्रिक्स में बदल देती है। समझ रहे हैं बात को कि क्या हुआ है? आपको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ? बी कौन हुआ? बी वो मैट्रिक्स है, वो उल्टी मैट्रिक्स है, प्रतिलोम मैट्रिक्स है, जिसे जब भी आप ए से गुणा करेंगे, चाहे आगे रख के गुणा करें चाहे पीछे रख के गुणा करें, वो ए मैट्रिक्स को क्या बना देगा? इकाई मैट्रिक्स में बदल देगा गुणा करने पर। तो बी मैट्रिक्स जो है वो ए के प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाती है। और हम इस बी मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर, लिखने का तरीका है बेटा, कोई जरूरत नहीं आप ऐसे लिखे या वैसे लिखे, ए इनवर्स करके भी आप लिख सकते हैं, बी बराबर ए इनवर्स। इस प्रकार से भी लिखा जाता है इनवर्स मैट्रिक्स जो होती है ए की, ताकि क्या वो नाम जुड़ा रह जाए कि ए का इनवर्स मतलब ए की इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस बात को अगर आप ए इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ए इंटू ए का इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई। यहाँ पे ए की पावर -1 ना पढ़े, इसको बिल्कुल ना पढ़े बेटा, कोई पावर वावर का कोई लेना देना नहीं है, इसका नाम रखना था आपको, उससे रिलेटेड ही नाम रखना था। तो अब जैसे बी नाम रखा तो कैसे पता चले कि बी किसकी इनवर्स है? तो ए इनवर्स नाम रखेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा कि ये ए की इनवर्स है। समझ रहे? कनेक्शन बन जाएगा दोनों नामों में, ए से जुड़ा हुआ ही नाम रख दिया ए इनवर्स, ताकि कनेक्ट हो जाएगी ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स है। वरना अगर आप बी नाम रखेंगे, चलो ए का नाम, ए की इनवर्स मैट्रिक्स को आप बी बोलेंगे, मान लेते हैं ए की इनवर्स मैट्रिक्स को बी बोलेंगे, बताइए जेड की इनवर्स मैट्रिक्स का नाम क्या रखेंगे? या वाई की इनवर्स मैट्रिक्स का नाम क्या रखेंगे? या यू की इनवर्स मैट्रिक्स का नाम क्या रखेंगे? तो ये काम करते हैं ना, नाम के चर्चा में पढ़ते ही क्यों है? ए की जो इनवर्स मैट्रिक्स है उसका नाम रख लेते हैं ए इनवर्स, उसी से जुड़ा हुआ। अगर मैट्रिक्स बी है तो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स का नाम बी इनवर्स, अगर नाम सी है तो सी की इनवर्स मैट्रिक्स का नाम सी इनवर्स। ये लीजिए, नया नाम ढूंढना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो समझ गए बात? इस तरीके से आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, नया नाम आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, जो नाम मैट्रिक्स का है उसी पे इनवर्स का चिन्ह लगा दीजिए, वो इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगी बस। तो ये अच्छा है। तो मैथ्स में हम चीजों को आसान करने की कोशिश करते हैं, टफ करने की कोशिश नहीं करते। सिंपल नाम रखें, नामों में क्या पखा है यार बेटा, नामों में मत जाइए। ज्ञान प्रकाश होने के बाद भी हो सकता है अंगूठा छाप हो, समझ रहे बात? हो नाम ज्ञान प्रकाश होने के बाद भी अंगूठा छाप हो सकता है, बोला है ज्ञान प्रकाश हाजिर हो, ज्ञान प्रकाश साइन करो, ज्ञान प्रकाश ने लिया अंगूठा थप। समझ गए बात? ज्ञान प्रकाश अंगूठा लगा रहे, तो बेटा नामों में कुछ नहीं रखा है ना। तो आ जाइए, अब इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स निकाली कैसे जाती है? तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए एक तरीका है जो सैखंडज मैट्रिक्स से होके जाता है। ये सैखंडज मैट्रिक्स क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ए इनवर्स का जो निकालने का तरीका है वो ए इनवर्स बराबर होता है, वैसे आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको सिर्फ रिपीट करा रहा हूँ, एडजॉइंट ए बटा ए की सारणिक, जो ए है उसके सारणिक का भाग दे दीजिए तो आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। अभी एडजॉइंट ए क्या है बेटा? इसी का नाम है सहखंडज मैट्रिक्स, सहखंडज, इसी को सहखंडज मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे निकाली जाती है, क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये कैसे निकलती है। सपोज कीजिए ये आपकी ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32,
और A33, ये आपकी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जब सहखंडज मैट्रिक्स बनाएंगे तो आपको हर सहखंडज मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको सहखंड की जरूरत होगी। सहखंडज मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको सहखंड की जरूरत होगी, और सहखंड को आप हर अवयव, जितने अवयव आपको इसमें नजर आ रहे हैं, हर अवयव के पास अपना सहखंड होगा। प्रत्येक अवयव का अपना सहखंड होता है। रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक अवयव का अपना सहखंड होता है। प्रत्येक अवयव का, जितने अवयव है, प्रत्येक अवयव का स्वयं का अपना एक सहखंड होता है, और जिसे हम कैपिटल में दर्शाते हैं, क्योंकि स्मॉल में तो अवयव का नाम आ गया, स्मॉल में तो अवयव का नाम आ गया, तो सहखंड का नाम हम कैपिटल AIJ रखते हैं। जैसे अब ये अवयव है, इसका अपना एक सहखंड होगा जिसका नाम रहेगा कैपिटल A11, इसका एक सहखंड होगा, उसका नाम रहेगा कैपिटल A12, इसका अपना एक सहखंड होगा, इसका नाम रहेगा कैपिटल A13। तो जितने अवयव है सबके अपने अपने सहखंड होंगे, सबके जितने दिख रहे हैं ना इसमें, सबके अपने अपने सहखंड होंगे। कैसे निकलेंगे सहखंड, वो भी समझिए। सहखंड निकालने के लिए देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये सारी चीजें रिकॉल करवा दूं, याद दिला दूं। तो मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। जैसे पहला अवयव है, तो इसकी पंक्ति, इसके स्तंभ को आप छोड़ दीजिए, तो इससे बजाय जो छोटी वाली मैट्रिक्स बचती है उसको ले लीजिए। क्या बचा, A22, A23, A32 और A33, ये आपने ले ली। अब इसके आगे प्लस या माइनस का चिन्ह आता है। वो कैसे आता है कि जो सेकंड आप निकाल रहे हैं उसका जोड़ कितना है, I प्लस J का जोड़ कितना है। ऑब्वियसली बात है, दो चीजें हो सकती है, या तो वो सम होगा, अगर सम है तो आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और अगर विषम आता है, I और J का जोड़ विषम आता है, सम या विषम में से एक तो आएगा आएगा, है ना। विषम आता है तो माइनस का चिन्ह लगाना है। तो एक और एक कितना हुआ, दो, एक और एक कितना हुआ, दो, दो कितना है, सम, सम है तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। तो सेकंड, ये जो सारणिक बनाएंगे आप, इसके आगे प्लस या माइनस का चिन्ह लगाएंगे, वो इसके अकॉर्डिंग, I और J के अकॉर्डिंग। चलिए एक और ले लेते हैं, मान लीजिए A23 का निकालते हैं। A23 में ये पंक्ति छूट जाएगी, और ये जिस स्तंभ में है वो स्तंभ छूट जाएगा, तो इसकी पंक्ति छोड़ दी, ये रही इसकी पंक्ति, इसे छोड़ दिया, इसका स्तंभ इसे छोड़ दिया, तो क्या बच गया आप देखिए, A11, A12, A31, A32, ये बच गया। सेकंड का नाम हो जाएगा A23, जिस अवयव का सेकंड निकाल रहे हैं उसके हिसाब से नाम आएगा। तो A23 कौन सा बचा, A11, A12, A11, A12, A31, A32, A31, A32। चिन्ह किसका आएगा, 2 और 3 का जोड़ होता है 5, 5 जो है वो विषम संख्या है, विषम संख्या इसलिए माइनस का चिन्ह। तो इस तरीके से, हाँ, फिर इसके बाद इसे सॉल्व करना है, इन्हें सॉल्व करके इनका मान निकाल लेना है। सारणी को कैसे सॉल्व करते हैं, ये गुणा माइनस ये गुणा, ये गुणा माइनस ये गुणा, ठीक है। इस तरीके से हर अवयव का सहखंड निकल जाएगा। सबके सहखंड निकलने के बाद आप इसकी एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसका नाम होगा AIJ मैट्रिक्स। AIJ मैट्रिक्स मतलब सारे सहखंड जो आपने कैलकुलेट किए हैं, जो निकाले हैं, उनको एक मैट्रिक्स में अपनी अपनी जगह पे वापस लिख दीजिए। A11, A12, A13, A14, A14 तो है ही नहीं क्योंकि 3x3 की है, तो A22, A23, 31 और 32 और 33, ये हमारी AIJ मैट्रिक्स होगी। अब इसका आप ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको एडजॉइंट A मैट्रिक्स मिल जाएगी, जिसकी बात हो रही थी, सहखंडज, सहखंडज, सहखंड नहीं, सहखंडज एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये आपको AIJ का ट्रांसपोज करने पर मिल जाएगी। ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करने मतलब पंक्तियों को क्या कर दीजिए, स्तंभ में बदल दीजिए। ये पंक्ति उठाई और इसको ले जाके स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया, A11, A12, A13, फिर दूसरी पंक्ति को उठाइए, तीसरी को उठाइए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो एडजॉइंट A बन जाएगी। ये एडजॉइंट A बनने के बाद बेटा आपको लास्ट काम करना है, इस एडजॉइंट A मैट्रिक्स में A की सारणी का जो भी मान आए, जितना भी मान है उसका भाग दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी आ रही है, आपने ध्यान दिया होगा, एक बात और क्या आ रही है कि आप A की सारणी का भाग दे रहे हैं, अगर A की सारणी का मान 0 हो गया तो 0 हो गया, तो 0 का तो भाग लगता ही नहीं है, तो इसका मतलब है A की सारणी का मान 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर 0 आया तो, अगर 0 आया तो, अगर 0 आया तो A इनवर्स आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 0 का भाग लगता नहीं है, A इनवर्स नहीं आएगा। यदि, तो यहाँ एक नोट करने लायक बात है, एक इंपॉर्टेंट बात पता चली है, यदि A की सारणी का मान 0 है, 0 है, तो A के प्रतिलोम मैट्रिक्स का अस्तित्व ही नहीं होगा, A की कोई प्रतिलोम मैट्रिक्स नहीं होगी, A की प्रतिलोम मैट्रिक्स का अस्तित्व या प्रतिलोम मैट्रिक्स विद्यमान, प्रतिलोम मैट्रिक्स का अस्तित्व नहीं होगा।
अस्तित्व नहीं होगा। पकड़ लीजिए मेरी बात को बेटा, अगर ए की सारणी का मान 0 आ जाता है, अगर ए की सारणी का मान 0 आ जाता है तो ए की पर्टिकुलर मैट्रिक्स का कोई अस्तित्व है ही नहीं। 0 नहीं आएगा तो चलती रहेगी, ए का इनवर्स आ जाएगा। तो ए का इनवर्स भी आने के लिए एक शर्त है कि ए की सारणी का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इनवर्स का, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 1-2 0, 1-1 0, 0 0 2। ठीक है, अब एक एक करके सारे अवयव के पहले सहखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले A11 का, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, ये आ गया -1 0 0 2। आगे चिन्ह आएगा 1 और 1 2, 2 है तो इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। सारणी को सॉल्व करने पर -2 0 बराबर आ गया -2, ये A11 आ गया। अगला है A12, A12 है तो बेटा इसे छोड़ देंगे, इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ दिया तो ये आ गया 1 0 0 2, 1 0 0 2। चिन्ह आएगा 1 और 2 3, 3 तो माइनस, तो ये -2 आ गया। फिर अगला है A13, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, 1 -1 0 0, चिन्ह प्लस का आएगा, 1 -1 0 0, सारणी को सॉल्व करने पर 0। अगला A21, चिन्ह माइनस का आएगा, 2 1, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, दूसरी पंक्ति और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर -2 0 0, -2 0 0 2, -4 + 4, ये 4 आ गया। फिर अगला A22, प्लस का चिन्ह, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया, 1 0 0 2, टोटल 2 आ गया। A23, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दिया, 1 -2 0 0, चिन्ह माइनस का, 1 -2 0 0, सारणी का मान 0। अगला मैं यहाँ निकाल देता हूँ, A31, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -2 0 -2 0 -1 0, चिन्ह प्लस का, टोटल मान 0। A32, चिन्ह माइनस का, 3 और 2, 1 1 0 0, ये 0। A33 3 3, 1 -2 1 प्लस का चिन्ह, माइनस का 1 प्लस का 2, ये 1, माइनस का 1 और प्लस का 2, ये प्लस का 1 आ गया। तो चलिए सारे मान आ गए, अपनी मैट्रिक्स बना लीजिए AIJ, सहखंड की मैट्रिक्स AIJ। सारे मान अपनी सही जगह पे रखिए। पहले A11 A12 A13, -2 -2 0, -2 एंड 0। फिर अगला 4 2 0, 4 2 0, फिर अगला 0 0 1, सारणी के का मान भी निकाल लीजिए साथ में यहीं पे, 1 -2 प्लस का 2, 4 4 में से 2 गया 2, सारणी का मान आया 2, ए की सारणी का मान 2। अब हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए में क्या करना होता है, जो AIJ मैट्रिक्स निकाली है उसका ट्रांसपोज करना होता है। तो जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे, जो रोज है वो कॉलम बन जाएगी, -2 -2 0, 4 2 0 एंड 0 0 1। ए इनवर्स एडजॉइंट ए बटा ए के सारणी का मान जो कि 2 है, 2 का भाग पूरे मैट्रिक्स में दे दीजिए। इसमें 2 का भाग देते -1 2 और 0, -1 + 1 0 0 0 1। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब आप इसमें आराम से आसानी से चेक कर सकते हैं कि अगर आप ए को और ए इनवर्स को गुणा करें, मुझे कोई डाउट नहीं है, आप चाहे चेक कर सकते हैं, ए इनवर्स को ए से गुणा करें या ए इनवर्स को आगे रख के ए को पीछे रख के गुणा करें, आपको इकाई मैट्रिक्स मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी, चेक कर सकते हैं आप। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक रूल और है, एक विशेष रूल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं यहाँ हाईलाइट करूंगा। ऑब्वियसली बात है कि ये जो रूल है ये आपने पहले सीनियर में पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको यहाँ रिकॉल करा रहा हूँ। ये रूल भी बड़ा कमाल का रूल है, जो कहता है ए को अगर आप एडजॉइंट ए से गुणा करते हैं, आपकी जो भी ए की एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसे अगर आप ए से गुणा करते हैं या एडजॉइंट ए को आगे रखकर ए से गुणा करते हैं, इन दोनों ही केस में जो आपको मान मिलेगा वो मिलेगा ए की सारणिक इंटू आई। तो हमेशा काम करता है, हमेशा। इसमें वो झंझट भी नहीं है कि ए की सारणिक का मान 0 आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ भी आई हमेशा काम करता है, ये 100% काम करता है।
क्योंकि ए इनवर्स के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ए की सारणी का मान 0 हो गया तो 0 हो गया तो 0 का भाग ही नहीं लगेगा, इसलिए अटक जाता है। यहाँ तो 0 भाग में है, यहाँ तो ए की सारणी का मान भाग में है ही नहीं। भाग में नहीं होने की वजह से 0 से गुणा करने में तो दिक्कत है ही नहीं, 0 से भाग देने में दिक्कत है। तो यहाँ तो कोई भाग है ही नहीं, और भाग है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये जो फॉर्मूला है ये सदैव सत्य है। हर वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए ये फॉर्मूला सदैव सत्य है, सदैव, फॉर एवर, ऑलवेज, जो नाम देना चाहे वो नाम दे दीजिए, ये हमेशा सत्य है। और ये पता नहीं कितनी बार काम आता है हमारे। जो अगर आप ए इनवर्स का फॉर्मूला भी व्युत्पन्न करेंगे ना, अगर आप देखते हैं कि ए इनवर्स का फॉर्मूला कहाँ से आया, वो इसी से व्युत्पन्न किया गया, इसी फॉर्मूले द्वारा व्युत्पन्न किया गया। कैसे व्युत्पन्न किया गया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ए इंटू, देख लीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप इसको यहाँ पे बंद कर सकते हैं वीडियो को। मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ कि ए इनवर्स का फॉर्मूला जो है वो आया कहाँ से। दोनों तरफ आप ए इनवर्स से गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ आप ए इनवर्स से गुणा कर दीजिए। ए इनवर्स इंटू ए गुणा करके आई मैट्रिक्स बनाएगा, इकाई मैट्रिक्स। ए इनवर्स की परिभाषा यही है कि ए इनवर्स कौन है, ए इनवर्स वो है जो ए के साथ गुणा करने पर क्या बनाएगा, इकाई मैट्रिक्स बनाएगा। तो ए इनवर्स इंटू ए, इकाई मैट्रिक्स आई बन गया। ए इनवर्स ए के सारणी को आगे लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ए की सारणी तो एक संख्या बन चुकी है ना। मैट्रिक्स है तब तक तो ठीक है, लेकिन सारणी निकालते वो कोई नंबर बन जाता है, 5, 10, कोई अचर संख्या बन जाता है, वो बाहर आ गई। ए इनवर्स को आई से गुणा करेंगे, आई मैट्रिक्स किसी को भी बदलती नहीं है, इकाई मैट्रिक्स है, जिसको भी गुणा करोगे वो एज इट इज आ जाता है। अब आई इंटू एडजॉइंट ए, तो आई एडजॉइंट ए को कोई फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि आई तो इकाई मैट्रिक्स है। इकाई मैट्रिक्स वही होती है जो हमारे लिए हमारे नंबर सिस्टम में एक का रोल होता है, एक किसी से भी गुणा करने पे कोई फर्क नहीं डालता। ए के सारणी का भाग दे दीजिए इस तरफ, तो ए इनवर्स बराबर कितना आ गया, एडजॉइंट ए बट्टा ए की सारणी। ये लीजिए बेटा ए इनवर्स का फॉर्मूला, इस तरीके से आपके ए इनवर्स का फॉर्मूला आता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये इनवर्स वाला ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा। एक इनवर्स निकालने का एक तरीका और है, ई रूपांतरण, वो मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। पहले इस लेक्चर वाला जो इनवर्स है, जिस तरीके से मैंने इससे निकाला है, ये आप अच्छे से समझ ले, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, और फिर अगला जो इनवर्स निकालने का तरीका है वो अगले लेक्चर में समझाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।